of conjugation. Characteristic of conjugation. Well, in conjugation, resonance a compound can be written by more than one structure. Known as resonating structure. Or canonical structure. Resonating structure or canonical structure. यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl कल पढ़ाया गया था पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड सेकंड पर क्या लोड पे ये लोड पे यहाँ पर क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड में यहाँ माइनस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज तो हो जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। ये ध्यान दो कार्बन और मतलब ये इसको डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन कहते हैं। विनाइल कार्बन से जुड़े ग्रुप को मतलब ये विनाइल तो बोलेंगे विनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक है और स्ट्रक्चर दो है। तो स्ट्रक्चर 1 IB स्ट्रक्चर 1 and 2 are resonating structure of किसका विनाइल क्लोराइड। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर ध्यान रखा ये 1 and 2 are resonating structure of benzene. 1 and 2 are resonating structure of benzene. Structure 1 and 2 are resonating structure of benzene. Structure 1 and 2 are resonating structure of benzene. ठीक है? Yes sir. चलो हो गया। Intermediate of resonating structure is known as resonance hybrid. यहाँ पर ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर यहाँ मिटा दिया गया है। इधर देखो आप पूर्व में बनाए होंगे यहाँ पर ध्यान दो अभी ऐसे बनाया गया था CH2 डबल बॉन्ड CHCl और यहाँ पर क्या बनाया गया था CH2 माइनस CHCl प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। अब अगर आपसे पूछा जाए C और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बोलोगे लेकिन अगला यहाँ पर क्या बोलेगा डबल। यहाँ पर आप डबल बोलोगे अगला क्या बोलेगा सिंगल। तो ना तो सिंगल ना तो डबल आप भी पार्शियली तो क्या हो जाएगा पार्शियल डबल। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया 3। और बेंजीन में देखो बेटा यहाँ पर एक बार डबल है यहाँ पर क्या है सिंगल है। तो ना तो डबल है और ना तो सिंगल है बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं ऐसे पार्शियल डबल ऐसे। अगर आपसे कोई पूछे कि जो गोला है क्या दर्शाता है तो आप दिखाएंगे डीलोकलाइजर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर 3 हो गया। स्ट्रक्चर 3 लिख लेंगे आई स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 3 is resonance hybrid
स्ट्रक्चर 3 रेजोनेंस हाइब्रिड। इधर भी हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो लिखे हैं, यहाँ पर भी 3 लिखे हैं, तो स्ट्रक्चर 3 रेजोनेंस क्या है, हाइब्रिड है। अच्छा, एक और चीज था, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड R8 लिख रहे हैं चार्ट में, रेजोनेंस हाइब्रिड को क्या लिख रहे हैं, R8 इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट हो गया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट बोलने जा रहे हैं, एक और ध्यान दो, अब फिर से सुनो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, इसको बनाने में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने भाग लिया है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं। जी सर, रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, या ऐसे। अच्छा, जो चीज जिससे मिलके बना होगा उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाएगा या नहीं, जैसे टेबल मेज है, लकड़ी से बनकर बनी है मिलकर, तो ये लकड़ी की प्रॉपर्टी को शो करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, तो जो चीज जिससे मिलकर बना होगा उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो इसका मतलब अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे, बना रहे हैं दोनों का, तो ये रेजोनेंस नेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब अगर दोनों समान रूप से सहयोग किए होंगे तो समान रूप से प्रॉपर्टी शो करेगा, समान रूप से नहीं शो किए होंगे तो प्रॉपर्टी भी समान रूप से शो नहीं करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट रेजोनेंस हाइब्रिड बट नॉट इक्वली। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों एक ही चीजें हैं। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर constitute to more extent more stable resonating structure constitute to more extent। तो जो ज्यादा स्टेबल कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा मात्रा में क्या करता है, भाग लेता है, सहयोग करता है। मोर एक्सटेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठेंगे हमारे दिमाग में, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है नहीं है, कि जैसे आपने कहा कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट टू मोर एक्सटेंट, मतलब जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा सहयोग करेगा या ज्यादा मात्रा में अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। अब दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, हम कैसे जानेंगे कि स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और दूसरा अगर जान भी गए कि कितने बन रहे हैं तो उसमें स्टेबल कौन है, मतलब कौन ज्यादा सहयोग करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कैसे जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जाने कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अगली हेडिंग क्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला यहां पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पढ़ाए गए हैं, हैविंग वन सेंट्रल एटम and attached atom are same, having one central atom and attached atom are same। तो यहाँ पर ध्यान देता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग क्या बताना चाहोगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ध्यान दो, CO3 डबल माइनस
ध्यान दो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? तीन जो सेंटर सेंटर मतलब संख्या कम होती है सेंटर एटम होता है, कार्बन सेंटर एटम है। तीन है। अब कैसे तीन बनेंगे? ऑक्सीजन एक बार देखो इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, अगली बार इसके पास कर दो, अगली बार इसके पास कर दो, तो बना देंगे ना। यस सर। तीन PO4 ट्रिपल माइनस में PO कितना बेटा? 4 भाई 4 ऑक्सीजन है ना। अब डबल बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन के पास है, एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, 4। NO3 माइनस में NO3 ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, ऐसे घुमाते जाओ। डबल बॉन्ड एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, है ना। तो कितने बेटा? 3। O3 में O3 दो क्यों? एक O तो सेंट्रल एटम है और 2 जुड़ेगा एक बार। ध्यान दो, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक बार इधर, ठीक है। और ये COO माइनस में 2। ध्यान देना C डबल सेंट्रल एकदम ये नहीं कि हम बता रहे बस आप अपना थोड़ा दिमाग में रखो। ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है? एक बार डबल बॉन्ड उसके साथ, एक बार इस ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास नहीं जा सकता ना। अगर हाइड्रोजन के पास जाता तो 3 बन जाता, तो जहाँ जा सकता उतना बनेगा। कितना बेटा? 2। BF3 में 3। ध्यान दो, ये एक लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, डोनेट कर देगा। बैक बॉन्डिंग बताया था, बैक बॉन्ड बन, तो एक बार ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, अगली बार ये कर सकता है, अगली बार ये कर सकता है, ठीक है। यस सर। बेंजीन में C6H6 2 वैसे है तो 5 पढ़ाएंगे आगे, है कितना? 5, लेकिन 2 ही कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान दो, 2। किसी एक कार्बन को ले लो, समझ में आया? अब ये ध्यान दो, हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो जैसे ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, अब इसका पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, जैसे यहाँ आ गया है। अब इसका पाई बॉन्ड NH के पास थोड़े जाएगा, नहीं, 2 ही जगह जा सकता है, 2 स्थिति बन जाएगा। सिखाते हैं इसको? यस सर। चलो मेरा दूसरा, इन ओपन चेन कंपाउंड नंबर ऑफ resonating structure is equal to number of conjugate position. Number of resonating structure is equal to number of conjugate position. Number of conjugate position. भैया यहाँ पर ध्यान दो, conjugate position का मतलब जितने पोजीशन पे शर्तें पाई जा रही हैं, कितने पोजीशन पे पाई जा रहे हैं? 5 यहाँ पर कितने पोजीशन पाए जा रहे हैं? यहाँ पर 2। पहली पोजीशन पे, तीसरे 2 ही पोजीशन पे, तो 2 स्ट्रक्चर अभी आपने बनाया था। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, अल्टरनेट पोजीशन को काउंट करना है और ब्रेक नहीं करना चाहिए। कितनी पोजीशन पे? 1 पाई सिग्मा पाई 3, तो कितने स्ट्रक्चर? 3। एक बार IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये IIT का क्वेश्चन है। यहाँ पर NU माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया था और पूछा था कितने प्रोडक्ट बनेंगे। पाई सिग्मा पाई लोन पे 3। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितना रहेगा? 4 बनने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, ऑप्शन 1 2 3 4। ऊपर वाला है, यहां से जब Cl हटाओगे तो माइनस के रूप घटेगा, ये क्या आ जाएगा? प्लस। तो एक मॉलिक्यूल आप पकड़ के नहीं रखे थे, ये सारी चीजें मोल में है,
तो जहां Cl माइनस था, अब जैसे Cl हटा तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, यानी माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, तो एक प्रोडक्ट बन गया ना। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, देखो यहाँ पर प्लस है, देखो ये पहली पोजीशन है, दूसरी ये क्या है, तीसरी, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, प्लस यहाँ पे आ गया ना। तो जब यहाँ पे प्लस पहुंचा था तब अटैक कर गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी है। और कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखिएगा, तो ये पहली पोजीशन है, दूसरी क्या है, तीसरी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी अटैक कर, तो प्लस यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ पे अटैक हो सकता है, यहाँ पे अटैक हो सकता है, यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3। तो ये कैसे जानेंगे, इस लाइन से एक लिखें नंबर आप जानेंगे। तो अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो फिर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भैया। अगला, इन केस आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, in case of substituted benzene, number of resonating structure, 3 structures for each benzene and 1 for key atom, 1 for key atom. 3 structures for each benzene and 1 for key atom. Number of resonating structures, 3 structures for each benzene and 1 for key atom, मतलब benzene से जुड़ा एटम, उसकी वजह से एक हो जाएगी बेंजीन की वजह से। और टोटल अगर पूछा जाए तो एक बढ़ा दोगे, यस सर, टोटल पूछा जाए तो एक आप क्या करोगे, एक बढ़ा देंगे। यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर है यार, ये जुड़ा हुआ एटम है कि एटम 4, कितने स्ट्रक्चर, 4। एक मिनट, हेलो, और तुम बेटा पैर चल जाएगा, है वो जब ये और तुम बेटा पैर ठीक है। यस, तो यहाँ पर कितना है, 4। नाम इसका क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजीन कहा गया था, और बेंजीन कार्बन पर प्लस चार्ज है तो बेंजीन कार्बोकेटायन, या इसको आप कहोगे फेनिल, इसको कहोगे मेथिल कार्बोकेटायन। यहाँ पर भैया कितने स्ट्रक्चर आप लोग बनाने वाले हो, सात। नाम क्या रहेगा, डाइफेनिल कार्बोकेटायन, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। इसको क्या कहने वाले हैं, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने भैया, 10। इसको कई बार ऐसे लिखा होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो पीएच, यहाँ पर AR लिखा हो सकता है, C6H5 लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए ArCH2 प्लस में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो AR का मतलब वो एक बेंजीन रिंग आ गई, ठीक भैया, ध्यान रखिएगा। तो नंबर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता ले गए हो, मिटा दें इसको, चलो अब हम लोग, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेंगे ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या आगे जानना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला, chargeless species is always
more stable then charger than charge species. यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब दो स्पेसीज है, एक पर चार्ज है और दूसरे पर चार्ज नहीं है, और आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिस पर चार्ज नहीं है पहला वाला वो ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट जिसके चार्ज है वो कम स्टेबल है। चार्ज स्पेसीज इज ऑलवेज मोर स्टेबल, सॉरी, charge species is always less stable than charge species. सीक्वेंस तो उल्टा नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिस पर चार्ज नहीं ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये लाइन लिखा भी चुके हैं, ये चार्ज स्पेसीज टू बी स्टेबल, negative charge should be on negative atom and positive charge on positive atom, but not on electron deficient atom. But not on electron deficient atom. ठीक है, अब बोलो थर्ड पॉइंट, एग्जांपल में यस more number of covalent bond, more will be stability. जिसमें कोवलेंट बन जाता है। जितने कोवलेंट बॉन्ड अधिक होंगे स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। जब कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो चार्ज स्पेसीज पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी, चार्ज पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी। इधर क्या बेटा भैया, देखो बेटा, अब यहाँ पर एक भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं। आप सोचो पढ़ा तो नीट रहे हो, एग्जाम्पल आईआईटी दे रहे हो, तो यहाँ बाउंड्री नहीं, इसके बाद आईआईटी, इसके बाद नीट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इस कार्बन, इसका नाम है एसिलियम आयन। क्या नाम बेटा? एसिलियम आयन। हेलो, ठीक है, इसका नाम है एसिलियम आयन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, क्या है sp2, क्यों? क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है। यस सिग्मा बॉन्ड और लोन, मतलब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एक मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव है, नहीं इसका मतलब एक s और एक p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। अच्छा, p होते कितने हैं, 3, अब एक p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन भाग लिया, एक p ऑर्बिटल बच गया, मतलब सॉरी पाई बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब यह है कि एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक p ऑर्बिटल क्या होगा, बचा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक p ऑर्बिटल जो डमरू के आकार का है बचा है। तो आपको कई बार बताए हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रहे और बगल वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, ऐसा होगा ही नहीं। बना लेंगे, अगर है तो जिसके पास था वो अपना डोनेट कर देगा। ठीक है, हो ही नहीं सकता कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहे बगल वाले के पास और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहे। ठीक है, तो कमी है तब भी स्टेबल कम हो जाएंगे और ज्यादा है तब भी स्टेबल कम हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर देगा। तो अगर ऐसा किया
तो यहाँ पर बन गया बॉन्ड और ऑक्सीजन पर आ गया चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान दो, कितने सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो, मतलब कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4। कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसमें 4। सेकंड या फर्स्ट? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब इस अगर सेकंड पॉइंट को आप ध्यान दे रहे हो तो लगेगा कि सेकंड कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव एटम। तो चार्ज तो पॉजिटिव है और एटम कैसा है? नेगेटिव। तो इसकी सेकंड पॉइंट के अनुसार इसको कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसके अनुसार तो हमें लग रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखा जाए तो कार्बन के पास यहाँ पर ध्यान देगा ये CH3, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 बैलेंसर में। 1 दे दिया, बचे कितने? 3, और 3 शेयर कर लिया 6। तो अब कितने बचे हैं? 6। कितने बचे हैं? 6। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन कमी वाला एटम है ना, और इलेक्ट्रॉन कमी वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। देखे हो ना, शुड बी ऑन पॉजिटिव चार्ज, शुड बी ऑन पॉजिटिव एटम, लेकिन क्या लिखे हो? बट नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो वही बात हुई जैसे आपके पास एक तो खाने को नहीं है और जो था छीन लिया जाए, पूछे भैया कैसा लग रहा है? बहुत खराब। तो जैसा लग रहा है वैसा इसको बेचारे को भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना? बहुत वही चीज है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर से देखो, ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6। 1 दे दिया किसी को, अब कितने हो गए? 5 हो गए ना, और ये 5 में 3 शेयर कर लिया तो 8 हो गए। फिर नहीं, और कार्बन के पास 4 थे, 4 शेयर हो गए, इसके लिए आपके पूरा हो गया, इसका भी आपके पूरा हो गया, इसका भी आपके पूरा हो गया, सबका आपके पूरा है, सब खुश है। बस इसको थोड़ा सा होगी, हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, बस इतना तो है ना। लेकिन इतना चीज तो नहीं होगी कि हमारे पास था जो काफी कम छीन भी लिया गया, उससे सिर्फ नहीं। ये तो अंतर आ रहा ना, तो आपके सबका पूरा है। जी सर। ठीक है, अगला चला जाए। रिजल्टेंट इफेक्ट मिटाएगा इसको? यस सर। एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, with increase in distance of opposite charge, stability decreases। अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए और सिमिलर चार्ज क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। अपोजिट चार्ज नजदीक और सिमिलर चार्ज क्या होना चाहिए? दूर होने चाहिए। दूर होने चाहिए। ठीक है, जी सर। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बांट बन जाएगा। आप केवल 3 पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको फर्स्ट पोजीशन मारना है, सेकंड और एक है थर्ड। ये लोड पे आके यहाँ पर बांट बना लिया। बांट यहाँ पर किसमें बदल गया? नेगेटिव चार्ज में। किसमें बदल गया भैया? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। ये देखो यहाँ पर बांट पाई सिग्मा माइनस में बदल गया और बांट किसमें बदल गया? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है,
ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये भैया यहाँ पर बाण बना दिया। अब बाण किस में मिल गया? नेगेटिव चार्ज में। ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बाण बदल जाएगा, बाण फिर से नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये फिर वही मिल जाएगा। तो कुल मिलाके यहाँ पर स्ट्रक्चर कितने बने? 4, और टोटल बोला जाए तो एक जो नहीं बना रहा है उसको भी कंसीडर करके क्या बोल देंगे? 5। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये लास्ट वाला पॉइंट हमने बताया कि अपोजिट चार्ज नजदीक होना चाहिए। अपोजिट चार्ज नजदीक होगा तो स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिमिलर चार्ज अगर नजदीक होगा तो रिपल्सन होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक बार आईआईटी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में याद नहीं है, उसमें बस ये था कि व्हिच वन इज लीस्ट स्टेबल, तो 2 नजदीकी नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज था। जो स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल था उसमें 2 नजदीकी नाइट्रोजन एटम पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। जस्ट रिपेल। हाँ, कोशिश करेंगे, हम देखें मिलेगा तो दिखा देंगे, ठीक है। बुक में तो वही है, क्लियर? तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? थर्ड। पहला, फर्स्ट। चार्जलेस स्पीशीज इज मोस्ट स्टेबल। ये चार्ज नहीं है, बाकी सब पे तो चार्ज है। अब यहां पर ध्यान दो, अपोजिट चार्ज नजदीक, उतनी ही दूर, यहां पर बहुत दूर। अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए, तो कौन इसके बाद नंबर आ रहा है? सेकंड और इक्वल टू 4। सेकंड इक्वल टू ग्रेटर देन थर्ड। सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? थर्ड। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया तो पहला ज्यादा, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए लीस्ट स्टेबल कौन है तो थर्ड इज लीस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन है? फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। अगर से जी 5 बनाया जाता तो फर्स्ट और 5 बराबर होता। हाँ, बराबर होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब 1-2 पॉइंट यहाँ पर हम नोट करके लिखाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, 2 पॉइंट क्या है, आप ध्यान दो। 1-2 पोजीशन को आर्थो बोलोगे, 1-3 को मेटा, 1-4 को पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। हालांकि बुक में लिखा होगा कि 2-6 आर्थो है, 3-5 मेटा है और 1-4 पैरा, ठीक है। लेकिन 1 के बिना 2 आएगा ही नहीं, तो 1 तो सब में रहेगा। तो फिर हम उसको चेंज करके अपने हिसाब से बता रहे हैं कि 1-2 है तो क्या हो जाएगा? आर्थो, 1-3 मेटा, 1-5 पैरा। अब ध्यान दो, ये 1 है तो ये हो जाएगा 2, और इधर से चले तो 2, ये हो गया। मतलब ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएगी? आर्थो, ये दोनों मेटा, और ये क्या हो जाएगा? पैरा। अच्छा, ये फिक्स नहीं है कि यही आर्थो है। अगर ये ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिए तो पोजीशन 1 ये हो गई, तो ये दोनों आर्थो हो जाएंगे। जी सर। जहां कहीं पर जुड़ा है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, आपको चार्ज कहां पे किस पोजीशन पे दिख रहा है? दूसरे पोजीशन पे दिख रहा है। देखो, ये पहली पोजीशन दूसरे पे दिख रहा है, तीसरे पर भी कहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिखा, इधर भी नहीं दिखा, कहीं नहीं दिख रहा है। और कहां दिख रहा है? इधर दूसरी को, इधर से दूसरी हो गई, चौथी पोजीशन दिख रहा है 1, 2, 3, 4। तो तीसरे पर नहीं दिख रहा है, दूसरे और चौथे पर दिख रहा है। इसका मतलब मेटा पोजीशन पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जो नोट करके लिखाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटा पोजीशन, मीसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा at meta position. Mesomeric effect is not applicable at meta position. और ध्यान दो बेटा, एक बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है कि उसमें कोई फर्क दिख रहा है नहीं, यहाँ पे आ गया पर वैसे नहीं। और जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए थे तो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या था? पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। तो अंतर यहाँ पर देख रहे हो नहीं देख रहे हो? जी सर। यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हो नहीं। इसका मतलब जो मीसोमेरिक इफेक्ट है, मेटा पोजीशन, सॉरी
डिस्टेंस से अफेक्टेड नहीं है, मतलब दूरी का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आपने लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के साथ घटता है ना। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, मीसोमेरिक इफेक्ट does not is not affected by distance. Mesomeric effect is not affected by distance. ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप नोट करके जानते रहेंगे। Yes sir. देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये चेन में गया है या चेन से बाहर गया है? चेन चेन में गया है, तो चेन पर माइनस डाला गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन चेन की तरफ होगा तब इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कहेंगे, और चेन से बाहर की तरफ होगा तो माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। और जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको प्लस एम या प्लस आर ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख चुके हो क्या? जी सर। अब यहाँ पर टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, टू टाइप। पहला प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। इफ delocalization of electron pair occur towards the chain, then effect is plus m या प्लस आर करेंगे, and group responsible is known as plus m group r plus r में। इधर को क्या करें आपका भैया? plus m group and their power is H power। यहाँ पर NR2 NHR NH2 OH minus OR भैया NHCOCH3 OCOCH3, इधर देखना एल्किल ग्रुप और C6H5 देखना बेटा। सॉरी, एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप की पावर सबसे ज्यादा होगी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। भैया लिख लिया हो? अगर आपसे कोई कहे कि आपने लिख दिया, हमने भी लिख लिया, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कोई प्लस एम ग्रुप का या नहीं है, तो कहोगे बहुत आसान तरीका है, या तो उस पर लोन पेयर दिखेगा और या नेगेटिव चार्ज दिखेगा। क्या दिखेगा? लोन पेयर दिखेगा। तो नोट करके स्पेसीज which having lone pair or negative charge is plus m group except alkyl group।
एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप। हेलो, हाँ सर, इसमें दिखाया गया हाँ एल्किल ग्रुप दिखाया गया। हाँ, तो स्पेसिफिक हैविंग लोन पेयर आर नेगेटिव चार्ज इज प्लस एम ग्रुप एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई प्लस एम ग्रुप है या नहीं, तो आप कहेंगे दो चीज देखना है, या तो लोन पेयर दिख जाए और या तो क्या दिख जाए नेगेटिव चार्ज के, हाँ के नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, तो उसको आप क्या बोलोगे प्लस एम ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम लोग प्लस एम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इस पर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या एल्किल ग्रुप प्लस एम ग्रुप है या नहीं है, तो आप कहोगे वास्तव में प्लस एम ग्रुप तो नहीं है, एल्किल ग्रुप प्लस एम ग्रुप नहीं है, लेकिन ये काम वही करेगा जो प्लस एम ग्रुप करेंगे, बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर ध्यान दो, ये पहला पॉइंट था, एल्किल ग्रुप प्ले सेम रोल, प्ले सेम रोल भैया एज प्लस एम ग्रुप, बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। But due to hyperconjugation, alkyl group plays same role as plus M group, but due to hyperconjugation, alkyl group वही रोल प्ले करेगा जो प्लस M ग्रुप प्ले करेगा, लेकिन किसके कारण? हाइपरकॉन्जुगेशन के कारण प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं। देखो कैसे जान रहे हो हाइपरकॉन्जुगेशन, आपको क्या बताए थे, डबल बॉन्डेड कार्बन को sp2 हाइब्रिड कहेंगे, ये ध्यान दो CH3 है कि नहीं, ये क्या है CH3। अब ये ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन देखो, sp2 ऐसे इधर देखो, ये एक बनाए थे कल CH2, यहाँ पर H, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन और इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये कल बताए थे। तो अब आप बस इतने को देखो, ये देखो sp2 हाइब्रिड कार्बन और इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर H होना चाहिए। अब ये ध्यान देना बेटा, ये बॉन्ड क्या बताए थे यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये H वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक पढ़ाए थे जी सर। तो ये यहाँ पर क्या हो गया प्लस, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया माइनस। तो वही काम यहाँ पे अगर कर दें तो ये बॉन्ड किससे बदला, माइनस में यहाँ पे, और ये H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या हो गया, आप क्या कहने जा रहे हो, यहाँ पर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन है या प्लस है? हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन से शुरू हुआ काम ना अपना, किससे शुरू हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इतने को आप ना देखो, ऊपर को देखो ही ना, तो इसके नीचे क्या है, जब NH2 जुड़ा था तो यही काम तो तब भी हुआ था, तब भी तो यहाँ पर माइनस चार्ज आया था। अब आगे यहाँ पर इसको माइनस चार्ज बॉन्ड में बदलेगा और बॉन्ड किस में बदलेगा, माइनस चार्ज में। तो काम वही हो रहा है जो किसने किया था, प्लस एम ने। वही काम CH3 भी कर रहा है, लेकिन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हो गया टॉलुइन। क्या है टॉलुइन, टॉलुइन में कौन सा इफेक्ट पाया जा रहा है, प्लस एम। तो क्या बताओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। टॉलुइन में क्या पाया जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। रटे लाना यही सब पूछते हैं, ठीक भैया। तो टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब एक क्वेश्चन जो पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम AIEEE हुआ करता था उसमें पूछा गया था, ये देखो आपने लिखा है, ध्यान आपको ध्यान नहीं दे रहे, बस छाप रहे आप ही छापते चल रहे हो, ध्यान देना, हमारा काम आपका थोड़ा है ये तो ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ये लिखा है, देख लो, मेथिल ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी। किसी ने नहीं पूछा कि सर यही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर आप प्लस आई इफेक्ट में भी पढ़ाए थे, तो ऑर्डर उल्टा पढ़ाए थे, किसी ने नहीं पूछा। याद आ रहा है कुछ, वहां पर लिखा है टर्शियरी की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा है सेकेंडरी से और सेकेंडरी की प्राइमरी से, और बाद हमने लिखा कि मेथिल की पावर प्राइमरी से, मतलब टोटल ऑर्डर उलट दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ाए थे।
कोई नहीं पूछा अक्सर ऐसा, तो याद ही नहीं होगा कुछ हो क्या। तो AI-EEE में पूछा गया था। अच्छा अभी हम वो क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, अभी देखो यहाँ आप तो बताओगे यहाँ पर कितने एच दिख रहे हैं? 3। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ऊपर वाला रिलीज कर सकता है नहीं? कर सकता है, नीचे वाला भी कर सकता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई या घट गई? घटी। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ी या घटी? घटी। घट गई, क्यों? क्योंकि अब तो 2 ही है। अब बढ़ गई या और घट गई? तो सबसे पहले जो लिखा गया था वो CH3 था, उसके बाद CH3 CH2 मतलब प्राइमरी, उसके बाद CH3 CH CH3 मतलब सेकेंडरी, और अब अगर यहाँ पर इसको टर्सरी कर दें तो और घट गई, कर ही नहीं पाएगा। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। तो ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ये होगी, और प्लस I इफेक्ट है तो इसका उल्टा होगा। और कुछ ना कहा जाए पूछा गया था AI-EEE में कि when alkyl group attacked from unsaturated carbon what will be order of electron releasing power? तो क्या हो जाएगा? यही तो जब अनसैचुरेटेड से जुड़ गया तब हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा वहां पे, और तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ये हो जाएगी। और सैचुरेटेड से जुड़ गया तब ये उलट जाएगा और तब कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करके लिखे रहते हैं। तीसरा पॉइंट, इन टॉलुइन इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग power of alkyl group when attacked from unsaturated carbon क्या हो जाएगा बेटा? from saturated carbon ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ क्या होता है? प्लस आएगा। ठीक है। और लास्टली ध्यान दो, हाइड्रोजन इज आल्सो प्लस ग्रुप। हाइड्रोजन पर भी तो लोन दे रहे हैं, ठीक है जी। तो चलो आज की बात यह खत्म करते हैं, थोड़ा जल्दी में है, ठीक है। आगे इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल माइनस, सॉरी आज प्लस से हम पढ़ा दिए हैं, कल माइनस हम पढ़ा देंगे और फिर एप्लीकेशन पढ़ा देंगे इसका, ठीक है। ठीक है,